Hello students. So as I said in the last class that we will discuss the issues of domestic and international politics. In the very first class I discussed what about interview, why interview, commonly asked question, do's and don'ts and framework and all those things. Now being faculty of political science and international relation, I would be going specifically to issues जो पोटेंशियल एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू चाहे स्टेट पीएससी का इंटरव्यू हो। तो पहले हम लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हाई दिस लॉ इज इन सो मच इन न्यूज? दल बदल विरोधी कानून, क्योंकि चाहे वो कर्नाटका का एपिसोड हो, चाहे तेलंगाना में लेजिस्लेटर्स का दल बदलना हो, चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरनी हो, चाहे राजस्थान का प्रेजेंट क्राइसिस हो, सब में कई टेक्निकल चीजें आ रही हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, देयर वाज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 10th schedule was added. 10th schedule was added, which contains anti-defection law. And at that point of time, if there was defection less than 1/3, then it will be invalid defection, and their membership would be terminated if the members vote against the party whip or they involve in any anti-party activity during the session of the parliament or legislature, then they will be terminated from their membership. But this 1/3 provision was being misused so much that it virtually legitimized 1/3 defection. यानी कि कुछ सदस्यों का डिफेक्शन है तो इनवैलिड है, लेकिन 1/3 या उससे ज्यादा है तो वैलिड है। इसी को देखते हुए इस एंटी डिफेक्शन लॉ में और भी चेंजेस किए गए और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 1/3 बढ़ाकर 2003 ये 2/3 कर दिया गया। मीन्स ओनली व्हेन देयर विल बी 2/3 defection, means if the more than the 2/3 or more members of the legislative party, not overall party, if they will defect, then only it will be valid defection. लेकिन इसके बावजूद भी इसका मिसयूज कब नहीं हुआ? पॉलिटिकल पार्टीज को मेंशन किया गया यहां से, और 1992 में नॉर्थ ईस्ट में कोलिटो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें कहा कि स्पीकर की ऑथोरिटी अल्टीमेट होगी, लेकिन नथिंग इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू को, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी जो ट्रेंड दिखने को मिल रहा है कि जो सरकारें नैरो मार्जिन पे थी, जैसे कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में, तो देयर वाज मास डिफेक्शन। 16 to 17 MLAs went for resignation and they voted against their chief minister and the new government was formed. And then by elections, इसी तरह कर्नाटका में भी हुआ, SD कुमारस्वामी सरकार की जगह पे येदियुरप्पा सरकार आई। तो ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, पहले भी हमने देखा है कि जब केंद्र में कोई सरकार रहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या अन्य, तो जब राज्य सरकारों में अगर दूसरे दल की सरकारें रहती हैं तो ऑलवेज देयर इज अ टेंडेंसी, देयर इज टेम्पटेशन टू डिस्टेबलाइज एंड टॉपल दैट गवर्नमेंट बाय वन वे और द अदर, for which there are various technical means which are being used. Sometimes official defections, sometimes mass resignation, sometimes abstentions, कि भाई resignation voluntarily देंगे तो उसका impact क्या होगा, और उनको terminate किया जाएगा तो क्या होगा, क्या वो मिनिस्टर बन सकते हैं अगर नई सरकार में अगर वो अयोग्य करार दिए गए हैं। तो this is very much in news. एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, इससे कई चीजें क्वेश्चन पूछी जा सकती है। इनका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू जस्ट गो थ्रू न्यूज़पेपर एंड सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन कि हाँ राजस्थान में ये हुआ, इतने MLA इस रिजॉर्ट में चले गए, इस तारीख को वहां गए, ये सचिन पायलट के साथ थे, ये उनके साथ, ये दीज आर द नॉट द क्वेश्चंस। ये एक जर्नलिस्ट के लिए रुचिकर विषय हो सकता है, बट फॉर यू द क्वेश्चंस वुड बी वेरी मच कॉन्सेप्चुअल। द क्वेश्चन वुड बी नॉट ऑन डिटेलिंग्स but on the
background on the existing law, why it was made 2/3, and even then why there are instability of the government, what is the role of governor, what is the role of a speaker, what is the role of center, because in recent past you have seen that in petition it was being asked that central government should be made party of this case. तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाला है, रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंड हमें कई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कई जगह देखने को मिल रही है. सो यू हैव टू टेक अ वेरी बैलेंस्ड व्यू दैट द होल पर्पस, जो ओवरऑल पर्पस था एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो ये था कि पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, पार्टी विप का पालन किया जाए, मैंडेट ऑफ द पीपल शुड नॉट बी मिसप्लेस्ड, और देयर शुड बी डिस्करेजमेंट टू द डिफेक्शन. बट देयर इज अनदर साइड ऑफ द कॉइन that on the name of party discipline, can the dissent, can the opposition, can the opposite voices, can the difference of opinion be suppressed in democracy? Is it good in democracy? तो दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है. क्या इससे पार्टी हाईकमांड को एब्सोल्यूट वीटो पावर मिल जाता है अपने मेंबर्स पे? क्या वो अपने इंडिविजुअल मेंबर्स के रूप में अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते? या जो उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, आप जानते हैं in article 105 there are privileges to the members of parliament. तो ये पहला डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ये पहला टॉपिक रहने वाला इंपॉर्टेंट. दूसरा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पर काफी विरोध हुआ, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनआरसी, आधार, सेंसस. तो इस पे काफी विवाद हुआ कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019, उसमें सिर्फ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज हु आर सपोज्ड टू बी प्रोसिक्यूटेड इन आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू गेट इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, इवन बाय फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ 5 years out of 11 rather than 11 years out of 14. In contrast, Muslims will have to follow the criteria of 11 by 14 years and 1 year continuously before that 14 years. यानी टोटल 15 साल में 1 साल तो कंटिन्यूअस यहां रहना ही है, और उसके 14 साल में 11 बाई 14 साल भारत में रहेंगे, तब वो नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप पाएंगे. लेकिन जो एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, जिसमें 2003 में जिसमें सेक्शन जोड़ा गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिटीजन्स के लिए, तो उसमें सिटीजन्स को आइडेंटिटी कार्ड देने के लिए जो प्रोविजन जोड़ा गया था वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा, और ये कहा गया कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. यद्यपि गवर्नमेंट ने कहा कि ये सिटीजनशिप देने के लिए है, लेने के लिए, छीनने के लिए, मना करने के लिए नहीं है. फिर ये कंफ्यूजन हुआ कि भाई एनपीआर का इस्तेमाल एनआरसी के लिए करेंगे क्या? फिर जहां होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई पूरे एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे, सिर्फ आसाम में नहीं, क्योंकि आसाम में लगभग 19 लाख में लगभग 15 लाख तो गैर मुस्लिम थे जिनका रजिस्टर में नाम नहीं आया. तो अब उनको इनेबल करने के लिए जो भी 2014 दिसंबर से पहले आया हुआ है भारत, इन देशों से ये 6 रिलीजियस कम्युनिटीज के उनको नागरिकता दी जाएगी. उसके बाद वालों को नेचुरलाइजेशन से मिलेगी, और वो भी सिर्फ 5/11 ईयर्स अगर वो भारत में है तो, ना कि 11/14 ईयर्स. तो लिबरल बनाया गया. तो इस पे कई कंट्रोवर्सी थी पहले भी. एनआरसी पहली बार असम में 1951 में हुआ था, उसके बाद फिर लास्ट उसका डेटा जो है 2018 में आया, फिर उसके बाद ये अमेंडमेंट के लिए कानून बना. तो इसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई. इससे पहले भी आधार पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. आधार फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, और आधार कोई सिटीजनशिप का पैमाना नहीं है, ये बेटर डिलीवरी के लिए था. और सेंसस हेड काउंट रेशियो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये डिकेडल है, डिकेडल हेड काउंट रेशियो है. फिर डोमिसाइल और रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इन बारीकियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन नेशनल्स हैं. जैसे सोनिया गांधी फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए इटालियन नेशनलिटी की हैं लेकिन इंडियन सिटीजन है. वहीं अक्षय कुमार फिल्म एक्टर इंडियन नेशनलिटी के हैं लेकिन कैनेडियन सिटीजन है. तो नेशनलिटी का संबंध
ओरिजिन से होता है। सिटीजनशिप एक पॉलिटिकल, एक लीगल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट है, जहां पे पॉलिटिकल राइट्स आर देयर फॉर सिटीजन्स एंड दे हैव एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल एलिजियंस। तो इन सब मुद्दों पे क्वेश्चन नेचुरल से पूछे जाएंगे, क्योंकि बारीकियां हैं यहाँ पे। क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कितनी बार, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कितनी बार ये एक्ट अमेंड किया गया कि भाग 2 में है, आर्टिकल 5 to 11 में है। आसाम अकॉर्ड में किया था, वहां तो रिलीजन का कोई मामला नहीं था। जब आर्टिकल 6A जोड़ा गया था, वहां तो आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर या इंडिजिनस पीपल वर्सेस आउटसाइडर था। अब धर्म का एंगल आ गया, तो ये सही है गलत है। दूसरा पक्ष मानवीय है कि भाई आखिर ये कहाँ जाएंगे, जो नॉन मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो प्रोसिक्यूट किए गए हैं, वो कहाँ शरण पाएंगे और उन्हें कहाँ मिलेगा शरण। तो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष को समझना जरूरी है। और यहाँ आपको भी बहुत ही ये बैलेंस्ड रहना है, क्योंकि यहाँ कोई भी बायसनेस नहीं दिखना चाहिए। तो इनमें बारीकियों को समझना है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये पॉपुलेशन का रजिस्टर है, ये सिटीजन्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या एनआरसी के लिए किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटीजन्स। वहीं दूसरी ओर जो सेंसस है, हेड काउंट डिकेडल सेंसस है, और सेंसस से पहले एनपीआर होता है। और एनआरसी पे जो कंट्रोवर्सी है, और प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है कि एनआरसी हैज नॉट बीन टेकन अप इन कैबिनेट, और जहां होम मिनिस्टर का कहना था और पार्टी मैनिफेस्टो में भी वायदा था कि इसे पूरे देश में लागू करेंगे। तो दीज आर द एरियाज। थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया from domestic politics is abrogation of 370 by executive order of president। 370 जो भाग 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 370 में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, जहां पे रेजिडुअरी पावर्स स्टेट के पास थे, ना कि सेंटर के पास, जिनका अपना फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। और बहुत सारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के भाग उन पे लागू नहीं होते थे। डीपीएसपी लागू नहीं होता था, 253 लागू नहीं होता था, 356 डायरेक्टली लागू नहीं हो सकता था। कई चीजें थी जहां पे उनको ऑटोनॉमी है। तो ऑटोनॉमी हैड टू कंपोनेंट्स बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड इन 26 अक्टूबर 1947। One, more and more decision they will take on their own. Second, the interference of outside authority would be less. तो थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट कैन थ्रू मेक एक्सेप्शंस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो पहले वहां गवर्नर्स रूल लगाया गया 2018 में जून में, फिर वहां प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया, और फिर 370 को खत्म करने के लिए 2 रिजोल्यूशन लाए गए पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए जो आर्टिकल 371D और 373 के तहत इशू किया गया कि भाई जो 1954 का ऑर्डर था उसे वापस लिया जाता है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे भाग इन पे लागू होंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात थी या अप्रूवल कंकरेंस की बात थी, वो सारी समाप्त हो गई। इसका काफी विरोध भी हुआ। तो इन बारीकियों को जानना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 371A क्या कहता है कि भाई आर्टिकल 238 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 371A, इसके बाद 371B क्या कहता है, तो भाई कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 1 इन पे लागू होगा, 370 लागू होगा। 371C क्या कहता है, तो 371B that through executive order the concurrence of constituent assembly would be required। 371D और 372 जहां पे concurrence of constituent assembly state government जरूरी था, तो कैसे इसको समाप्त किया गया। 373 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसी के तहत प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको एब्रोगेट किया और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे भाग इन पे लागू कराए। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और किस तरह से किया गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया गया, फिर इनका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, इनको जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी यूनियन टेरिटरी अंडर आर्टिकल 239AA विथ असेंबली, और लद्दाख जो यूनियन 239A के तहत किया गया। तो इस पे नेचुरल से क्वेश्चन पूछे जा सकती है कि क्या 370 का हटाना ठीक है गलत है, क्या इनके इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं, क्या इससे पाकिस्तान को और इंटरनेशनलाइज करने का मुद्दा मिला, या
ये बेटर वे ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसा होम मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट में कहा कि बहुत सारे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि 371 का स्पेशल प्रोविजन जो है उसके आड़े आ रहा था। अब सारी परियोजनाएं वहां लागू होंगी, अब पूरी तरह से इंटीग्रेट होगा। एक देश में एक ही झंडा होना चाहिए, एक देश में एक ही विधान होना चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन पॉल। तो ये एक तरह से इस सरकार का एजेंडा भी है कि एक देश के अंदर ये सारी चीजें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं तो समय ही से पता चलेगा, लेकिन बाई एंड लार्ज जिस तरह का विरोध सोचा गया था वैसा नहीं हुआ और बहुत हद तक स्थिति कंट्रोल में रही। यद्यपि ठीक बात है कि इंटरनेट जो कि अब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर की गई है, इस पे थोड़े रेस्ट्रिक्शन रहे। यद्यपि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, NSA लगा, कई लीडर्स को अरेस्ट किया गया, तो ये सब रिपरकशंस थे। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है। तो पहले आपको फॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए कि 371A क्या कह रहा है कि 238 नहीं लागू होगा। 371B क्या कह रहा है कि भाई जो कंकरेंस है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मस्ट है बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस। 371C क्या कह रहा है कि भाई शेड्यूल 1 लागू होगा और 371 लागू होगा। 371D क्या कह रहा है, तो प्रेसिडेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन अप्लाई सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला इंटरव्यू में। फिर जो थर्ड एरिया है, चूंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि एक एक मुद्दा है, 370 पे एक पूरी 3 घंटे की क्लास होगी, तब आपको हर चीजों को डिटेल में कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पर्पस इंटरव्यू का है तो इतना टाइम ना स्पेस है, तो आपको एक ब्रॉडली पता होना चाहिए कि पहले ऑटोनॉमी थी, पहले स्पेशल स्टेटस था, ये प्रोविजंस थे, अब पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो गया। फिर यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन भी विजिट किया और किस तरह से ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के चार्ज लगे, पाकिस्तान का क्या एंगल है, क्यों उसको विरोध करता है, क्यों रिलीजन के बेसिस पे नेशनहुड को अभी भी वोट होता जा रहा है, जबकि भारत ने सेक्युलर नेशन है और भारत में रिलीजन इज नॉट द बेसिस ऑफ नेशनहुड। फिर वन नेशन वन पोल जो प्राइम मिनिस्टर ने सुझाव दिया कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, एक झटके में नहीं। वन नेशन वन पॉल, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये वननेस की बात, कल्चरल नेशनलिज्म या इंटीग्रेशन या यूनिफॉर्मिटी, तो इसमें क्या क्या टेक्निकल अड़चने हैं। टिल 1967 till 4th general election there was synchronization by and large except Kerala, but when in 1967 there was 9 states where there were non-Congress governments, then there were premature dissolution of assembly, there were mid-term polls in many states. Then after that arrangement was not there, as means a Lok Sabha poll and general election for Vidhan Sabha was different. Then for because of use of 356 जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया कई स्टेट्स में, तो उससे भी उनका टेनियर में फर्क आया, क्योंकि राष्ट्रपति शासन होने के बाद फिर जब इलेक्शन होता है तो उसकी टेनियर 5 साल की हो जाती है। तो फिर इसमें कई टेक्निकल मुद्दे हैं कि भारत का मतदाता बहुत जागरूक है, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो जानता है कि हमें इस असेंबली इलेक्शन में किसे वोट देना है और जनरल इलेक्शन में किसे वोट देना है। इससे काफी टाइम, एनर्जी, मनी और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स का डिप्लॉयमेंट है वो काफी सेव होगा, हजारों करोड़ रुपए भारत के सेव होंगे। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने कहा कि फेडरल स्पिरिट के खिलाफ है, क्योंकि पीरियोडिकली एक बार में ही अगर किसी सरकार को, किसी पार्टी को भारी बहुमत मिल जाए स्टेट और सेंटर दोनों में, तो जरूरत से ज्यादा मजबूत सरकार फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक है। और ये अच्छा है कि राज्यसभा का 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और पीरियोडिकली पीपल हैव द से to express their dissatisfaction with the existing government, even those government which they have elected for 5 years. तो ये एक माध्यम है, दोनों पहलू हैं। फिर एक काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है रिजर्वेशन का, ये हमेशा से विवाद में रहता है। आप जानते हैं कि इन इंडिया कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वाज गिवन इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर SCs एंड STs। एक पूरा पार्ट ही है, आर्टिकल 46 जो DPSP का है, पूरा पार्ट 16 जो है आर्टिकल 330 to 342 वो पूरे तरह से उनके लिए मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। और SCs और STs को डिफाइन भी किया गया है 341 और 342 में क्रमशः, यद्यपि माइनॉरिटीज आर नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन इंडिया देयर इज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन
और फिर काका कालेकर कमीशन 1953, फिर मंडल कमीशन 1978, फिर द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स, फिर 2006 में अगेन 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट ओबीसी रिजर्वेशन 15(5) was added, 16(5) was added. तो ये अफर्मेटिव एक्शन है सोशल जस्टिस के लिए, एंड द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया इज B.R. अम्बेडकर. सो रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्यों जरूरी है? लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए क्यों जरूरी है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए. लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि इम्प्लीमेंटेशन में जो ज्यादा वेल ऑफ लोग वर्ग है उस सोसाइटीज में, वो उसका ज्यादा फायदा उठा ले रहे हैं. इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है, और इट शुड नॉट बी फॉर एवर. इन रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड दैट इट इज नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 35A was not the basic structure of the constitution, which denied women of Jammu and Kashmir to be denied property rights if she marries to male of other state. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फॉरएवर नहीं हो सकता. और आप जानते हैं कि 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनसे हर 10 साल के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है. तो रिजर्वेशन के दोनों पहलू हैं. एक तरफ सोशल जस्टिस है, एक तरफ मेरिट है, एक तरफ हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, और एक तरफ लिविंग विद द प्रेजेंट है. एक तरफ क्लास है, एक तरफ कास्ट है, एक तरफ सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक डायमेंशन है. तो इसमें कई सुझाव होते हैं, काफी कंट्रोवर्सी होती है. कई इस पे फिल्म्स भी आपने देखा होगा इस पे, और इस पे काफी कंट्रोवर्सी, और समय समय पे ये एक राजनीतिक टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. फिर यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बात करनी. आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 46 क्या है, पार्ट 16 330 to 342 क्या है, और कौन कौन से प्रोविजन जोड़े गए, और अमेंडमेंट 93rd अमेंडमेंट से क्या किया गया, और अभी जो रिसेंट पास्ट में जो जजमेंट्स हैं कोर्ट्स के, और सीनियरिटी को लेकर. और एक है कि दिव्यांगजन जो डिसेबल्ड हैं उनको भी बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास माना है कोर्ट ने. तो इस तरह से इस पे कई बार नए इंटरप्रिटेशंस आएंगे और आते रहेंगे. फिर है एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21. ये एक अकेला आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट में जैसे काफी खींचा गया है, खासकर मेनका गांधी केस के बाद. क्योंकि ए.के. गोपालन केस 1951 में तो नैरो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 14, 19, 21 में कोई लिंकेज नहीं है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो, देखेंगे प्रोसीजर सही है तो फिर हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. लेकिन मेनका गांधी केस में कहा नहीं, इट शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल. इट शुड बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. उसके बाद से 21 का विस्तार किया गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ? डिग्निफाइड लाइफ. Dignified life does not mean only avoidance of physical injury. It also involves privacy. It also involves passive euthanasia, food. It also involves water. It also involves fair trial. It also involves livelihood, environment, education. So many issues. Internet now also. On adultery also, the husband should not be sovereign master of his wife. There should be gender parity. तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें 21 में बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे हैं, और इसका जो स्कोप है वो उसमें और विस्तार होते जा रहा है. तो अच्छी बात है कि एक सिविल सोसाइटी में 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मीनिंगफुल हो, उसका एक्सपेंडेड मीनिंग हो, डिग्निफाइड लाइफ हो, सिर्फ सिंपल राइट टू लाइफ ना रहे. और 44th अमेंडमेंट ने तो ये कहा कि 20 और 21 को तो सस्पेंड कर ही नहीं सकते. यद्यपि इमरजेंसी के दौरान 14, 21 और 22 को इंदिरा गांधी सरकार ने सस्पेंड किया था. तो 21 पे हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहेगा. 21A जो है वो किस तरह से 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन है. ये सब चीजें आप जानते हैं, मैं आपको रिफ्रेश करा रहा हूं ताकि जो एरियाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एरियाज पे कोर्ट्स के जजमेंट आते रहते हैं, उनकी एक्टिविटी ज्यादा है, उनका ड्यूटी भी है. बिकॉज
Higher judiciary is duty bound to protect fundamental rights, being guardian of it. फिर हैं रिसेंट पास्ट में चेंजेस इन लेबर लॉज. कोविड-19 के दौर में अधिकतर लोग वैक्सीन पे, डिजीज पे, हर्ड कम्युनिटी, उन बायोलॉजिकल चीजों पर ध्यान दे रहे हैं. लेकिन अगर आप देखें तो आवर प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इट शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल. तो आप देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और लेबर सेक्टर में ये दो प्रोमिनेंट सेक्टर हैं जो सेंसिटिव भी हैं, जहां पे चेंजेस करना नॉर्मल कंडीशन में मुश्किल होता, लेकिन इस दौर में आसानी से किया गया और उसके जस्टिफिकेशन भी हैं. जैसे एग्रीकल्चर में जो एपीएमसी था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 था, उसे सभी कमोडिटीज को बाहर कर दिया गया. किसानों को स्वतंत्रता होगी, वो स्टोर करें, ग्रो करें, बेचें, इंटरस्टेट सेल करें, होल्ड करें, जमा करें, स्टोरेज में रखें, कोल्ड स्टोरेज में रखें, यानी फ्रीडम दिया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके. उनकी आय को डबल करने के लिए एक रास्ता हो सकता है. यद्यपि इसकी आलोचना भी हुई कि इससे फिर होर्डिंग होगी, इससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मार्केट में कमी हो जाएगी. लेकिन इसका दूसरा पक्ष दिया गया कि नहीं, ये फ्री फ्लो होना चाहिए. हमारे भारत में ही हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं. वी आर इंटीग्रेटिंग आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द होल वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड आवर इकोनॉमीज और स्टेट्स आर नॉट इंटीग्रेटेड. हल बी रीपिंग बेनिफिट ऑफ इट. लेबर रिफॉर्म्स भी किए गए कि काम के घंटे को बढ़ाया गया, क्योंकि कई कोविड-19 के दौरान माइग्रेशन हुआ. कई लेबरर्स जो खासकर महाराष्ट्र, पंजाब और डेवलप्ड स्टेट से, जो बैकवर्ड, रिलेटिवली बैकवर्ड स्टेट, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ और बंगाल चले गए, तो लेबर का शॉर्टेज हुआ, तो काम के घंटे बढ़ाए गए और एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई कि भाई वो हायर एंड फायर कर सके. इसका जस्टिफिकेशन भी दिया गया. पहले एम्प्लॉयर्स डरते थे किसी को एम्प्लॉय करने में. एम्प्लॉय किया तो लेबर लॉज लागू होंगे, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 लागू हो जाएगा और ये कंडीशन मानना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट देने में जेनरोसिटी कम होती थी. लेकिन अब ये होगा तो उनके पास ऑटोनॉमी ज़्यादा होगी. और कई ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टीज ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया है कि ये एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देगा, रिफॉर्म के नाम पर गरीबों को दबाया जा रहा है. तो इसके दोनों पक्ष हैं, आपको ये इन पे ध्यान रखना है. फिर जो 8वां है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग कोविड-19. कोविड-19 डेफिनेटली एक त्रासदी है, एक पेंडेमिक है, एपिडेमिक ही नहीं, दुनिया के लिए त्रासदी है, ट्रेजेडी है. लेकिन साथ साथ ये अपॉर्चुनिटीज भी लाता है. किस तरह से इस दौरान 2020 में 20 लाख करोड़ पैकेज का प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया और किस तरह से आत्मनिर्भरता की बात की. यद्यपि आत्मनिर्भरता कोई नई बात नहीं है. अगर हम पहले 5 ईयर प्लान को भी देखें, आज तक देखें, तो 4 थिंग्स आर कंसिस्टेंट. फर्स्ट इज ग्रोथ, विच इज अनकॉम्प्रोमाइजेबल. सेकेंड इज इक्विटी. थर्ड इज मॉडर्नाइजेशन. एंड फोर्थ इज सेल्फ रिलायंस. So these 4 objectives were there from the day one. ये पहले दिन से, तो आज भी है. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता. तो इस दौर में जब हमारा ट्रेड डेफिसिट ह्यूज है चाइना के साथ, यहां तक कि आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 16 देश हैं, आसियान के 10 देश सहित, उसमें से 16 में 10 देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है. यद्यपि के साथ हमारा ह्यूज ट्रेड सरप्लस है. तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में, WTO के दौर में नेचुरल है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि कैसे हम, हाउ वी बिकम वोकल फॉर लोकल, हाउ वी कैन गो फॉर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, हाउ वी कैन गो फॉर मोर मैन्युफैक्चरिंग, मोर यूज ऑफ आवर स्वदेशी प्रोडक्ट्स. तो स्वदेशी आंदोलन भी कोई नया नहीं. आप 1905 को याद करें, क्योंकि आर्थिक आयाम तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में था. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें फिस्कल मेजर्स, फिस्कल स्टिमुलस, वी शेप्ड रिकवरी की बात की जा रही है कि फास्ट रिकवरी कैसे होगी, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया के देश लामबंद हो रहे हैं चाइना के खिलाफ, तो दूसरी तरफ भारत के लिए अब अवसर भी है कि हाउ इंडिया कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. एंड बीट अमेरिका, बीट क्वाड, बीट यूरोपियन यूनियन, बीट वेस्टर्न वर्ल्ड, इवन इफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ चाइना आर क्वाइट एप्रहेंसिव ऑफ द अग्रेसिव पोस्चर ऑफ चाइना. And also sometimes this virus is called Wuhan virus on the basis of origin. How Wuhan was disconnected from the other cities of China, but it was not insulated from other parts of the world. This is globalization of disease. Anyway, then flagship program of government like Digital India, like Smart,
cities like Housing for All, like Jan Dhan, like Trinity, JAM, Jan Dhan Aadhaar, mobile, biometric identification, governance, ease of doing business, reforms. तो ये सब इश्यूज तो चूंकि फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो नेचुरल सी बात है कि इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत में सबसे सस्ता डेटा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल डेंसिटी, डिजिटल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो बात हो रही है, तो इन सभी इश्यूज को आपको ध्यान में रखना है। फिर जो इशू है जो भारत में शायद हमेशा से रहे, एक लंबे समय के काल तक तो रहेगा ही, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, इंटॉलरेंस, लिंचिंग, कम्युनल वायलेंस, उस पर रिलेटेड एक्ट्स, जैसे दिल्ली में रिसेंट पास्ट में जो दंगे हुए, उस पर जो डिफरेंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई, जिसपे कई धाराएं लगी कई लोगों पे। तो अल्टीमेटली these are divisive more by and large. By and large these are divisive because the regionalism to a certain extent is good. Even casteism, according to research of Maurice Jones and Rajni Kothari, it has helped the so-called lower caste to assert their numerical superiority and to gain the respect which they were entitled for. तो ये जो है challenges हैं. Traditional concepts of security was that threat of security is coming from outside. Now security threat from inside. फंडामेंटलिज्म है, लिंचिंग है, कास्ट बेस्ड वायलेंस है, चाहे कम्युनल वायलेंस है, चाहे रीजनलिज्म के कारण जो टारगेट किया जाता है आउटसाइडर्स को। तो ऐसे में these issues are very much important and but you have to again be balanced on these issues. Then judgment of a Supreme Court in Ayodhya case. Ayodhya case was lingering for so long and ultimately Supreme Court decided, used Article 142 and 141 and 145. तो ये सब चीजों को जानना पड़ेगा। रामलला को भी उन्होंने एक पार्टी माना, और किस तरह से सुब्रमण्यम को स्वामी के जो प्ली है कि भाई इट्स नॉट ए मैटर ऑफ टाइटल सूट प्रॉपर्टी सेकेंडरी इशू है, ये तो हमारा रिलीजियस फेथ का इशू है। आर्टिकल 25, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट ए रिलीजन एज पर माई कॉन्शियंस, फंडामेंटल राइट, नॉट राइट टू प्रॉपर्टी 300A। उसके बाद इसकी डे टू डे हियरिंग की गई, इलाहाबाद का जजमेंट को पलटा गया, 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है एंड इस जजमेंट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कोर्ट्स। 141 में जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इंस्टीट्यूशंस। फिर 145 का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अयोध्या के मामले में, और उसमें कोई ट्राइफर्केशन नहीं किया गया, बल्कि मस्जिद के लिए अलग से लैंड 5 एकर्स का प्रोवाइड किया गया। तो एक तरह से एक बैलेंस करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये मुद्दा काफी लंबे समय से लिंगर ऑन हो रहा था। और ठीक है, इस पे वाद विवाद और ये दोनों होंगी। एक तो दूसरा पक्ष ये भी है कि इससे बाबरी मस्जिद को जो गिराया जाना, जो फोर्सफुल तरीके से वहाँ 1950s में घुस जाना, ये सब जायज करार दिया गया। दैट लेजिटिमाइज दोज डेवलपमेंट्स, बट देयर इज अनदर इशू ऑफ फेथ। देन अनदर इशू है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म भी हमेशा से एक महत्वपूर्ण इशू रहेगा। 1967 तक तो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म था, फिर 67 से 1991 तक कन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म था, उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म। तो ये दौर आया। आज नीति आयोग हो, चाहे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, चाहे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हो, चाहे टीम इंडिया हो, तो जो सेंटर स्टेट के बीच में हार्मोनियस रिलेशन हो वो बहुत जरूरी है। These 2 tiers of the government constitution has defined the relationship, be it part 11 or be it part 12 or be it part 13. 11 में जैसे legislative relations को define किया गया है और executive relation को define किया गया है। part 12 of the constitution में financial relation को define किया गया है। फिर trade and commerce part 13 में। तो इन सेंटर और स्टेट के बीच में टकराव रहता है कई बार, और सहयोग की गुंजाइश होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, वी सी द स्टेटमेंट ऑफ ममता बनर्जी और नवीन पटनायक, और समटाइम्स यू विल फाइंड दैट पार्टी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज आर देयर। सो डिफाइंड रिलेशन होने के बावजूद भी इतना
कन्फ्लिक्ट है, उसमें हार्मनी के लिए भी कई गुंजाइशें हैं, एंड देयर आर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज सेंट्रल स्टेट इश्यूज ऑल्सो. 13 is corruption. This is also a perennial phenomenon. Corruption. What is corruption? Use of public office for private gains, monetary or non-monetary. How this is what corruption is. Corruption is the most entrenched enemy, and it is the greatest enemy of good governance as per the 10th five-year plan. It is the entrenched and manifestation of poor governance as per 10th five-year plan. तो करप्शन है, तो एक्टिव करप्शन है, पैसिव करप्शन है, उसी तरह से कोअर्सिव करप्शन है, कोलैबोरेटिव करप्शन है. तो प्रॉब्लम पार्ट है. सॉल्यूशन पार्ट में चाहे आरटीआई हो, चाहे लोकपाल लोक आयुक्त हो, चाहे C4 कोर्ट, CAG, CBI, CVC, इनको फाइट करने के लिए फिर अवेयरनेस, जनता के बीच में गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ऑल दीज आर important issues from where question can be asked. और खासकर हम देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में करप्शन का प्रॉब्लम ज्यादा है, सिर्फ भारत में ही नहीं, वहीं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो बहुत पहले से ही इन प्रॉब्लम्स पे बहुत हद तक काबू पा लिया गया है. तो ऐसा होता है, इसके कई कारण हैं, इसके कई डायमेंशंस हैं, कई बार इसको जस्टिफाई भी किया जाता है करप्शन को. Anyway, so these are the issues of domestic politics.